गोंडी कल्चर 750 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये महत्वपूर्ण बात। गोंडवाना केवल किताबों से जीवित नहीं है, गोंडवाना भाषा से जीवित नहीं, न गोंडवाना संस्कृति से जीवित है। गोंडवाना का जो आधार स्तंभ है, जिसका चौथा पाया कहते हैं, एक टेबल को जो चौथा पाया है वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। गोंडवाना समाज का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो इतनी गहराई में तक गया हुआ है कि तीन समाज के जो तीन पहिए जो हैं वो लगभग डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। उसके लिए ये शब्द कहना ज़्यादा होगा कि रेत की घड़ी की तरह हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा साहित्य ये रेत की घड़ी की तरह फिसलते जा रहे हैं। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो पूरा अवशेष है, जिसको कोई नकार नहीं सकता, उसको तो शासन ही सर्टिफिकेट कर देती है कि ये गोंडवाना की धरोहर है, ये गढ़ गोंडवाना के हैं, ये किले गोंडवाना के हैं, ये मठ मंदिर देवालय गोंडवाना के हैं, ये तालाब गोंडवाना के हैं। उसका कारण कि उन स्थलों पर जो वो लैंडमार्क है गोंडवाना का राज चिन्ह कहाँ मिलता है? इन्हीं पूरा अवशेषों में। हाथी के ऊपर शेर की सवारी, यह गोंडवाना का राज चिन्ह है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डी चैटरटन जो नागपुर के पादरी थे, उन्होंने वो किताब लिखी है द स्टोरी ऑफ गोंडवाना। उसके पहले पन्ने पर उन्होंने छापा है कि दिस इज द क्रेस्ट ऑफ गोंडवाना। यह गोंडवाना का राजमुकुट है, यह गोंडवाना का राज चिन्ह है, यह रॉयल एम्बलम ऑफ गोंडवाना है। ये सच मैं नहीं कह रहा हूँ, वो विदेशी जो हमारे 2000 किलोमीटर दूर रह करके आकर के यहाँ उन्होंने सर्वेक्षण किया और उन्होंने पाया कि ना तो भाषा यहाँ की टिक पा रही है, ना तो संस्कृति टिक पा रही है, ना साहित्य टिक पा रहा है। साहित्य तो अभी पैदा हुआ है, 1985 के बाद आपको साहित्य देखने को मिला है। 1980 में हमारे पास कोई साहित्य नहीं हुआ। सुनेर सिंह ताराम से मेरी पहली मुलाकात 1980 में हुई थी। हीरा सिंह मरकाम दादा से भी पहली मुलाकात 1980 में हुई थी। कहाँ हुई थी? जब मैं दुर्ग में सेल्स टैक्स ऑफिसर था, दुर्ग जिले में। वहाँ पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति दिवस मनाना है। उस स्मृति दिवस में सुनेर सिंह ताराम जी आए थे, मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी 1980 में। हीरा सिंह मरकाम जी भी आए थे। सुनेर सिंह ताराम जी किसी कोई मीटिंग या के लिए कोई पर्चे बांट रहे थे। वो उस छरहरे बदन के यानी स्मार्ट पर्सन लगते थे उस समय। और 1980 के बाद से लगातार मैं उनके संपर्क में रहा और रह करके उन जहाँ तक मुझसे सहयोग करते बना, क्योंकि गोंडवाना दर्शन पत्रिका नागपुर से निकला करती थी। उसके बाद नागपुर से जब वो वहाँ से नागपुर छोड़ करके आए तो मैंने उनको राजनांदगांव में कहा कि ये मेरा घर यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर आपके लिए रहने का और आपके प्रेस को चलाने के लिए प्रेस का सारी व्यवस्था मैं कराए देता हूँ। उस संबंध में मैं रायगढ़ में सेल्स टैक्स ऑफिसर था, तब मैंने उनको वहाँ राजनांदगांव में स्थान दे करके और कुछ दिनों तक तो दुर्ग में भी रखा। ये सब बात कहने की नहीं है। समाज सेवा के लिए जो एक लक्ष्य ठान लेता है कि हमने समाज के लिए कुछ करना है, कि वो समाज की सेवा में कूदे क्यों? उसके लिए एक बड़ा मतलब हृदय को चुभने वाली बात सुनेर सिंह ताराम जी ने बताई थी कि वो गढ़ी के रहने वाले थे। गढ़ी के पास कोई गांव है, तो
शायद वो नवयुवक थे या सर्विस में नए नए थे, तो किसी सज्जन ने जो कि गैर गोंड जाति का था, वो एक शब्द बोल दिया था कि ए गोंडिया इधर आ, ऐसा शब्द। वो बात उनको लग गई, वो बात खल गई थी, मैं मेरे को गोंडिया क्यों कह रहा है। और उसके बाद ही उसके मन के अंतर द्वंद्व जो शुरू हुआ, सब नौकरी चाकरी छोड़ो, अब मुझे गोंडवाना के लिए ही लिखना है। इसने मुझको गोंडिया कहा है, और वो कहा है उसके नाम से तो गांव भी है गोंदिया है, लेकिन उस समय उसको बात लग गई थी है, गोंडिया कह दिया तो मेरे गोंडिया क्यों, ये उन्होंने पर्सनली मुझे बताया था। ये बात मुझे लग गई कोराम जी, और इसके कारण मैंने नौकरी छोड़ करके मैं गोंडवाना के साहित्य सृजन में लग गया। और काफ़ी पहले ये गोंडवाना दर्शन जो है गोंडवाना सगा के नाम से भोपाल से प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसका जो वैधानिक स्वरूप से जो प्रसारण होना था 1985 से शुरू हुआ। 1980 में हमारे पास जो सभा सम्मेलन होते थे उसमें कोई किताब नहीं था हमारे पास। ये सारे किताबें 1985 के बाद गोंडवाना दर्शन चालू हुआ है, उसके बाद तो लगातार क्या न क्या स्थापित होते चले गए। और आज की तारीख में आप लोग तो देख रहे हैं, ये हम लोगों ने जो कछारगढ़ को जो खोजा, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कछारगढ़ का जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें पहला टेंट मैं ही लगाया था। कहाँ पर? जहाँ दादा कंगाली जी की जो मूर्ति लगी उसके पास जो ऑफिस बना है, उसी ऑफिस के पास मैंने पहला टेंट लगाया था। मैं ट्रेन राजनांदगांव ट्रेन से ये कनाट वनाट लेकर के 8-10 बच्चों को लेकर के आया और ये यहाँ टेंट लगा और वहीं झंडा गड़ाया गया था, वहाँ झंडा फहराया गया था, सप्तरंगी झंडा जो उस समय के पोस्ट मास्टर जनरल थे सिदार जी, उन्होंने फहराया था। तारंग जी ने उनको हेल्प किया था। ये बहुत बड़ी बात उस समय हुई और उस समय के फोटोग्राफ गोंडवाना दर्शन में भी आ गए थे। ये अलग बातें हैं। मूल जो प्रश्न है कि हम समाज की जो सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे लोग डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। जिस तरह से लोगों में एक उत्साह था वो कमी आती है। हमारे बीच के लोग हमारे पैर खींचने में लग जाते हैं। गोंडवाना दर्शन के पैर खींचने में वो कहना नहीं चाहिए। और रमेश ठाकुर वो बीच में कूद गया, ताराम जी को उन्होंने बहका दिया और बहका के बोले गोंडवाना दर्शन आप रायपुर से जारी करेंगे। बोले मेरे पास ताराम जी तो डायरेक्ट नहीं कहा, उन्होंने बोला नहीं मुझे कि ऐसा वैसा। उनके साथ थे कोमल सिंह मरई। कोमल सिंह मरई के मुँह से कहलाया गया कोराम जी हम इस पत्रिका को राजनांदगांव से उठाकर हम रायपुर ले जाना चाहते हैं। मैं कह बहुत अच्छी बात है, अगर वहाँ ले जा कर के आप इसको और अच्छे नया रूप देते हो, रंगीन कवरेज में डालते हो तो अच्छी बात है। लेकिन देख लीजिए जैसा आप लोग यहाँ तो जैसा तैसा चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट में चल रहा है। वो वहाँ गया है, मुश्किल से 3 या 4 अंक निकले हैं, वो पत्रिका बैठ गई और उल्टा वो रमेश ठाकुर इनको एक तो नोटिस दे दिया कि मेरा कुछ बकाया पैसा 17-20-22 हज़ार का पैसा बकाया। काय का पैसा? बोले किराए का पैसा। जहाँ तुम पत्रिका के लिए जो ऑफिस बना उसका किराया कौन देगा? ये बातें वहाँ जाकर पैदा हो। यहाँ इतने दिनों से चल रहा था तो न किराए की बात हो रही थी, न ये सब कहने की बात नहीं। दर्शन को अब बहन जी एक नए सिरे से चालू करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है और समाज उनको विशेष धन्यवाद दे, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि समाज की जो मूलभूत जो कुंजी है वो आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। गोंडवाना और गोंडी ये तीनों चीज़ों को बचा कर रखने के लिए अभी हमने दलदल को ही यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर गोकुल की स्थापना की है और गोकुल की स्थापना करके वहाँ पर हम लोग हर अमावस्या और पूर्णिमा में आते हैं और
हम तो जानते ही नहीं थे कि लिंगो जंगो और ये कले कंकालीन क्या है, ये हम जानते नहीं थे। ये पत्रिका के संपर्क में आए तब हमको पता लगा कि कोई लिंगो भी था, कोई जंगो भी था, कोई कले कंकालीन भी था। ये ना मैं जानता था, ना मेरे पिताजी जानते थे, ना मेरे दादाजी, कोई नहीं जानता था। ये पत्रिका एक चीज सब सामने आती गई और कर्नाटक में प्रोफेसर केकरी नारायण राव जो भाषा विज्ञान के डायरेक्टर थे बेंगलोर यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर केकरी नारायण राव, उन्होंने, जो हिंदी नहीं जानते, उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी में 45 मिनट तक भाषण दिया। उस भाषण में यही बात खोल करके आई कि गोंडवाना के जो टेबल है, उसके जो 4 खंभे, 4 पैर है, उसमें न भाषा भी ढुलमुल है, साहित्य भी ढुलमुल है और संस्कृति भी ढुलमुल है। केवल और केवल आपका जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की गहराई पाताल तक गया हुआ है, इसलिए लोग गोंडवाना को हटाने का साहस नहीं कर पाते। और इसके कारण इसमें और महत्वपूर्ण बात जो जुड़ गई, कंगाली दादा नागपुर वाले, वो भी पेड़वासी हो गए। उन्होंने एक किताब लिख दी, डेसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इनटू गोंडी लैंग्वेज, सिंधु घाटी की लिपि का गोंडी में उद्वाचन। यह किताब समाज के लिए एक मील का पत्थर हो गया। डिसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बात। इंडस स्क्रिप्ट को हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में लेते हैं। जब इंडस स्क्रिप्ट को हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में लेते हैं और माननीय मोती रावण कंगाली उस स्क्रिप्ट को जो पढ़ते हैं, आल कोया पारी पहंदी मुठवा पोए आन, अरे क्या आल कोया पारी पहंदी मुठवा पोए आन ये इंडस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? हाँ, उन्होंने पढ़कर बताया कि लिखा हुआ है। तो इंडस स्क्रिप्ट कितनी पुरानी है? आज से कम 10,000 साल पुरानी। वहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति, वहाँ के गृह निर्माण और वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण थी। ताराम जी ने कहा करते थे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में निवास करने वाले लोगों ने, जो लोग थे, उनको इस कोयामरी द्वीप में आक्रमण करने का एक मतलब रास्ता दिखाया। ना हम अपनी गेहूं ले जा करके ईरान, इराक के बाजार में बेचते और ना उस गेहूं की खुशबू से वो सेंट्रल इंडिया के लोग प्रभावित होते। और सेंट्रल इंडिया के लोग प्रभावित होकर के उन्होंने कहा कि ये गेहूं आता कहाँ से? ये गेहूं आता है सिंधु घाटी की सभ्यता से। सभ्यता के जो लोग हैं वो गेहूं पैदा कर रहे हैं। एक ताराम जी ने स्पष्ट किया कि हम लोगों ने ही सर्वप्रथम चावल उगाया। नगरी सिहावा का जो क्षेत्र है उसको चावल उगाने का पहला क्षेत्र कहा जाता है। उसी तरह गेहूं उगाने का पहला क्षेत्र यही सब। ये उनकी खुद की हैंडराइटिंग है, ये उनकी हैंडराइटिंग खुद की है। और उन्होंने कुछ अपने कुछ स्मृतियों को भी इसमें उल्लिखित किया है। यह डायरी में विशेष रूप से बहन जी को समर्पित करने के लिए ही लाया हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सुरक्षित था। अभी दीपावली में जो साफ सफाई, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, दीवारी त्यौहार मनाते हैं। दीवारी त्यौहार का मतलब जो अनाज हम फसल खेतों में उगाते हैं, धान की फसल, उस धान को फसल को जब हमने घर में लाते हैं, अपने देवता घर में लाते हैं,